जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट देखेंगे जो मॉक टेस्ट आपके रियल पेपर की तरीके से होगा। ये ऐसा मॉक टेस्ट होगा जो आपका एग्जाम होने वाला है 2 मार्च से। उस एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे ही सवाल आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। इसमें साथियों आपका जीके करवाया गया है, रीजनिंग और मैथ, यानी कि हर एक टॉपिक को कवर करूंगा, हर एक चीज को यहाँ पर देखूंगा जहां जहां से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए साथियों आपकी तैयारी तगड़ी होना चाहिए और स्टार्टिंग से 50 क्वेश्चन आपके होंगे और इन 50 सवालों में से 21 से 22 क्वेश्चन का स्कोर होना चाहिए। अगर ऐसे 50 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपका स्कोर कितना हो सकता है ये आपको यहाँ पर एक बार चेक करके मुझे बताना होगा, ठीक है ना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर हो रखा है, कह रहा कि ह्यूमरस अस्थि ये कहां पर होती है। तो ये साथियों ऊपरी भुजा में होती है। आंसर आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाला है। किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाला है। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि सेरेब्रम किससे संबंधित होता है। तो ये आपका साथियों दिमाग से यानी कि मस्तिष्क से संबंधित है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज याददाश्त से संबंधित है तो वो आपकी सेरेब्रम से संबंधित होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। तो ये आपकी खोखली होती है? नहीं, ये आपकी कैसी होती है? संघरी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने वाला है। बहुत बढ़िया, नाइस क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी ये किस में पाई जाती है। खोपड़ी में पाई जाती है, या टांग में पाई जाती है, या भुजा में पाई जाती है, या मुंह में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं उन सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूँगा और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग टिबिया की बात करें, ये जो हड्डी होती है कहाँ पर होती है आपसे पूछी जाती है। तो ये आपकी टांग में पाई जाती है। कहाँ पर? टांग में पाई जाती है। उसके बाद बोला जा रहा है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर के जो जांघ की हड्डी होती है सबसे लंबी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। मस्तिष्क होता है, हृदय होता है, चमड़ा होता है, या यकृत होता है। तो जो चमड़ा होता है यही मानव का सबसे बड़ा अंग कहलाया जाता है। अगर यहीं पर त्वचा आ जाता तो त्वचा आप लोग लगा देते। तो यहाँ पर कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जिनका है वो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नाइस क्लास। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी के बारे में आपने अभी देखा, अब आपसे पूछी जा रही सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर अगर आपका जवाब कौन सा है, अगर आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल सभी, मुझे फटाफट बताइए किन ऑप्शन में थे। तो आपका अगर जवाब कान हो रखा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कान की हड्डी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ये आपका 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो साथियों आपके एग्जाम में ये बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके पास समय बहुत कम है, तो ये आप लोग सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, आपको एग्जाम में देखने वाला है। यानी कि जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जा रही। अगर मैं कहूँ कि आप अपने मन से अपने ध्यान से क्वेश्चन कर रहे हैं तो यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आप पेपर को क्रैक करके आएंगे बहुत ईजी। मैं तो ये वादा तो नहीं कर सकता हूँ कि ये आप इस क्लास को देखकर टॉप करोगे, तो मैं ये तो कहने वाला हूँ कि भले आप बिल्कुल जीरो हो, निहायती वे से यानी कि बुरी तरीके से, मतलब कि हो सबसे नीचे नंबर आए, लेकिन आप क्रैक करके अवश्य आओगे, ये इतनी हम गारंटी लेना चाहूँगा, क्योंकि नंबर जरूर आएगा फाइनल लिस्ट में। तो इसको बहुत ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, इन सवालों को बहुत ही कॉन्शियस माइंड से देखिएगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो ये आपका छोटी आंत में संपन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन अगला बोला जा रहा है, ये वार नहीं है लार है, यानी कि बोला जा रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो एंजाइम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टाइलिन पाया जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है उनके मजे, बाकी सबका हो जाता है रॉन्ग।
अगला क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर एंजाइम आपका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध गुर्दे, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। तो अगर आपसे पूछा जाए पेस मेकर का संबंध हृदय से हो रखा है, बहुत बढ़िया, नाइस क्लास, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, हेनरी वेक्रेल के द्वारा, या रोटेंजन या आइंस्टाइन के द्वारा? तो ये आपका हेनरी वोकरेल के द्वारा ही आपका रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी, राइट आंसर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? यानी कि यहाँ पर अगर हीरा की बात करें तो ये आपका तत्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा क्या जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। कोयले को जीवाश्म ईंधन बोला जाता है, कोयले को और पेट्रोलियम को और जल गैस को, ये आपको जीवाश्म ईंधन बोलना होता है। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसको जीवाश्म ईंधन नहीं बोला जाता। जब नहीं बोला जाता तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि अगर पद्मावती कथा के लेखक कौन सा है? तो इसके आंसर की अगर बात करें तो अगर आपका आरपीएफ एग्जाम का पेपर है, अगर आपके अंदर उत्सुकता है तो ये आप लोग सारे के सारे यहाँ पर मॉक टेस्ट वॉच करते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में ये जितने मॉक टेस्ट करवाऊंगा उनमें से कोई न कोई 8 क्वेश्चन जो है तुमको सिर्फ जो डिक्टो देखने को मिलेंगे। मैथ के 35, जीएस के आपके 50 क्वेश्चन, तो ये आपके टोटल 120 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप लोग सारे के सारे सेशन को वॉच कर लेते हैं तो मेरा मानना है आपकी तैयारी बहुत शानदार, बहुत मजबूत, फिर आप आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में बैठने के लायक हो जाएंगे। और उसके अलावा रही सही जो कसर है वो आपको 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर हो जाते हैं वहाँ से आप लोग देख लेते हैं। अगर पेपर आपका मॉक टेस्ट से बन रहा है तो वहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर बनाएंगे क्वेश्चन तो आप लोग वो भी ऑलरेडी मैं करवा दूंगा। और यहाँ पर करंट अफेयर के ऑलरेडी लेक्चर पड़े हुए हैं, चैनल पर जा करके देख लेना। तो ये सारे के सारे आप लोग लेक्चर आपको हमारे चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के प्लेलिस्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो सारे के सारे आप लोग ये सारे के सारे लेक्चर को वॉच करिएगा। तो यहाँ पर इतना ही मैं कहूँगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोला जा रहा है पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जायसी जिनका है, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका आंसर यहाँ पर हो रखा है ऑप्शन नंबर सी, उन लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चरित्रहीन किसकी रचना है? तो यहाँ पर अगर बात करें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की अगर बात करें तो ये चरित्रहीन रचनाकार हैं एक तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है साथियों, यहाँ पर कह क्या रहा है काम सूत्र के लेखक कौन है? कौन है काम सूत्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर वात्स्यायन इनका नाम है, जो कि काम सूत्र के लेखक है, जो कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल करेक्ट हो रखा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है क्या? देखिए, कह रहा है कि एन ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके आपको लेखक बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर इनका नाम है नीरद सी चौधरी, इनका नाम हो रखा है, जिन्होंने क्या लिखा है? एन ऑटोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार आपसे पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका यहाँ पर अगर राष्ट्रमंडल आए या कॉमनवेल्थ आए तो यहाँ पर इनका मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि लंदन में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच रखा है, कह रहा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर डरबन है, मुंबई है, काठमांडू है, जनेवा में है। यानी कि यहाँ पर मुंबई के नेपाल में ये आपका यानी कि काठमांडू का जो है ये मुख्यालय दे रखा है। बहुत बढ़िया, नाइस क्लास। अगर आपने यहाँ पर मैं 3 काम आपसे बोलूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्या कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये पता चलता है क्योंकि लोगों ने वीडियो को शेयर किया है, ठीक है ना।
तो कह रहा है कि यूरोपीय संघ का जो इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर दे रखा है, तो ये काठमांडू में दे रखा है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो ये आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। यूनेस्को की अगर बात करें तो इसकी फ्रांस की राजधानी ये आपकी पेरिस में दे रखा है यूनेस्को का मुख्यालय। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए और इस सवाल को देखकर मुझे बताइए कि अब आपका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि साथियों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है, शंघाई में, जनेवा में, या रोम में, या मैड्रिड में, बताइए। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो अगर आपका जवाब साथियों यहाँ पर जनेवा हो जाता है तो मैं कहूँगा आपका ये जनेवा राइट आंसर बी के साथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय अगर पूछ ले कहाँ पर है तो ये आपको जनेवा ही आपको लगाना है, ठीक है ना, जनेवा में ही ये है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो ये आपकी क्या अनुप्रस्थ तरंग है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, यानी कि जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, कभी वो अनुप्रस्थ तरंग कभी अनुदैर्ध्य तरंग। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट जो ऑप्शन नंबर सी को चुन लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश तरंग ये किस प्रकार की तरंग है, तो ये आपकी अनुप्रस्थ तरंग है, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं, बताइए। 10 होते हैं, 7 होते हैं, 12 होते हैं, या 5 होते हैं। तो आपकी अगर बात करें यहाँ पर 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, वैनी आप पिनाला ये शॉर्टकट की है, यहाँ पर इससे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता, तो इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंद्रधनुष का जो बैंगनी रंग होता है इसका विक्षेपण बहुत अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कहा जा रहा है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है, वह हरा दिखाई देता है, या लाल दिखाई देता है, या पीला दिखाई देता है, या नीला दिखाई देता है। तो लाल कांच को अधिक ताप पर आप गर्म करोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, तो वो हरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो ये भी सवाल बहुत टॉप लेवल का, ये टॉप लेवल का ही क्वेश्चन है, और मैं कहूँगा कि ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से देखिएगा। कह रहा है कि प्रकाश का जो रंग होता है ये वेग द्वारा ही निश्चित किया जाता है, आयाम के द्वारा या तरंग दैर्ध्य के द्वारा ये निश्चित किया जाता है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, यहाँ पर सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, या 8 होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य की किरणों में यहाँ पर 7 रंग होते हैं। कितने, 7 रंग होते हैं। जिनका आंसर सी है यानी कि 7 है, उनका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आप लोग, मैं देख पा रहा हूँ कई सारे स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार क्लास ये होने वाली है, उनके लिए थैंक यू, इतनी आपकी तैयारी वेल मेंटेन रखने के लिए। कह रहा कि कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, न्यूटन है, वाट है, या डाइन है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। कार्य का मात्रक जूल है। क्या है, कार्य का मात्रक यहाँ पर जूल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बल की यहाँ पर बल की एसआई यूनिट क्या है, तो बल का मात्रक यहाँ पर क्या होता है, केल्विन होता है, या न्यूटन होता है, या पास्कल होता है, या वोल्ट होता है, फटाफट बताइए। अगर आपका जवाब यहाँ पर न्यूटन है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन है, 50 सवाल आपको करवाऊंगा जीएस के, और उसके बाद साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। पूछा आपसे जा रहा है यहाँ पर क्या, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगर ल्यूमेन की बात करें तो ये आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर पास्कल इकाई क्या है, ये आर्द्रता की इकाई है, या ताप की इकाई है, या वर्षा की इकाई है, या तापमान की इकाई है। तो यहाँ पर अगर पास्कल की बात करें तो ये आपकी दाब की ही तो इकाई है। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कैंडेला का मात्रक क्या है, तो कैंडेला की मात्रा आपका यहाँ पर देखिए, कैंडेला का मात्रक क्या है, यहाँ पर ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स नहीं, ज्योति तीव्रता